तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला कहां पे रखी? तो आंसर होगा नागपुर में। तो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने अभी नागपुर महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क, जिसका नाम रखा है अनुभूति समावेशी पार्क, इसकी आधारशिला रखी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी समाज के निर्माण के विजन को देखते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए इस पार्क को विकसित किया जा रहा है। तो सहानुभूति की बजाय ये पार्क संवेदना प्रदर्शित करेगा, इसीलिए इस पार्क का नाम अनुभूति दिव्यांग पार्क रखा गया है। तो ये पार्क विकलांग बच्चों और आम नागरिकों के लिए बनाया जा रहा है। इसका मकसद देश और पूरी दुनिया में समावेश का संदेश देना है। ये दुनिया का पहला समावेशी विकलांग पार्क है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां पे बनेगा, तो आंसर करना मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगर मैं आपसे पूछूं देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहां बनेगा? हैदराबाद में। अगर मैं आपसे पूछूं देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां बना, जिसे आर्ट पार्क, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला जेंडर पार्क कहां बना, केरल के कोझिकोड में। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला फायर पार्क कहां बना, तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। और आप लोग मुझे बताओ भारत का पहला टायर पार्क कहां बना? और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनेगा दिल्ली में। और नागपुर से आपको याद आएगा भारत का पहला इंटरनेट रेडियो, जिसका नाम रखा है रेडियो अक्ष, जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए ही है, वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? वो भी नागपुर में। और अगर आपसे पूछे ना कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये विश्व के पहले विकलांग अंतयात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा, उनका नाम क्या है? जॉन मैकफॉल है। वो पूर्व ब्रिटिश पैरालंपिक हैं। अच्छा, मुझे एक और प्रश्न का उत्तर दो। किस IIT ने विकलांग लोगों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा था स्वराज बिलिटी? तो आंसर होगा IIT हैदराबाद ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली को शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली मेट्रो ने। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अब स्वदेशी सिग्नल सिस्टम, जिसका नाम है IATS, मतलब इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन, तो अब इस सिस्टम से कंट्रोल होगी हमारी मेट्रो। आपने एक्चुअली में देखा होगा, मेट्रो में जब सफ़र किया होगा, जब आपको मेट्रो में चढ़ना होता है या मेट्रो से उतरना होता है, तो वो मेट्रो जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे आ जाती है। वहीं पे आकर उसके दरवाजे खुलते हैं, आप अंदर चढ़ जाते हो या उतर जाते हो। वहाँ पॉइंट मार्क किए होते हैं कि यहाँ पे आएगी मेट्रो, इसका ये दरवाजा यहीं पे खुलेगा, तो लोग बाड़ वहीं पे लाइन लगा लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि फिक्स पॉइंट पे आकर के मेट्रो रुकती है? हमारे बस या टेम्पो की तरह आगे पीछे क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि उसके लिए सेंसर लगाए जाते हैं। तो उसके थ्रू सिग्नल दे करके उसे कमांड दिया जाता है, या एक लाइन में अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ये कंप्यूटर आधारित सिस्टम है जो ट्रेन के संचालन का प्रबंधन करती है, मतलब उसके ऑपरेशन करती है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? विदेशी सिस्टम को यूज कर रहे थे, पर पहली बार दिल्ली मेट्रो में हमने खुद का स्वदेशी इंडिजिनस सिस्टम यूज किया है। इतनी सी ये बात है। और इसे किसने बनाया? तो DMRC ने, दिल्ली मेट्रो ने भेल के साथ मिलकर के इसको बनाया। भेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा बेंगलुरु में, जिसकी स्थापना होती है 1954 में, जिसके CMD हैं भानु प्रकाश श्रीवास्तव। अच्छा, मेट्रो की बात है तो आपको नागपुर मेट्रो याद होगा। नागपुर मेट्रो ने अभी सबसे लंबा डबल डेकर मेट्रो पुल बनाया था, जिसमें ऊपर मेट्रो चलेगी, नीचे गाड़ियां चलेंगी। और ये सबसे लंबा डबल डेकर मेट्रो पुल था, जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर, और इसके लिए उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बाकी आप जानते ही हो, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कोलकाता मेट्रो है, हुगली नदी के नीचे चलेगी। वैसे जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? कोच्चि शहर है। आप जानते हो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? E श्रीधरन को। और दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ पे शुरू हुई? चाइना में। वैसे हैदराबाद मेट्रो ये बना है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क। पहला कौन सा है? पहला दिल्ली मेट्रो है। और वंदे मेट्रो जरूर याद रखना, अभी दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित होगी, उसी का नाम है वंदे मेट्रो। वैसे हमारी सरकार ने टारगेट रखा है 2030 तक इस तरह की 35 हाइड्रोजन ट्रेन डेवलप करने का, जिसका निर्माण भारत में ही होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर कहाँ बनेगा? दिल्ली में। दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे। वैसे आप जानते ही हो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। पहले कौन थे? जॉन मथाई थे।
और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ का नाम भी याद रखना, अनिल कुमार लाहोटी है। तो याद रहेंगे ना ये सारे पॉइंट्स। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश के द्वारा मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट को स्थापित करने की अभी घोषणा की गई? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ये अपनी कैपिटल रियाद में एक सुपर सिटी बनाएगा और इसका नाम क्या होगा? मुकाब। और इसके अंदर सभी तरह की सुविधाएं होंगी, या यूं कहूं पूरा टेक्नोलॉजी का यूज इसमें किया गया है। इसके अंदर कभी आपको लगेगा कि आप मार्स पे आ गए, कभी लगेगा कि डायनासोर के दुनिया में आ गए। मतलब एक बार आप इसको देख लोगे तो आपको बार बार जाने का मन करेगा। तो बात साफ है, सऊदी अरब तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है आने वाले भविष्य में सब इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो तेल की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। तो अगर उसे अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है, तो तेल पर, ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करके किसी और तरफ मूव करना पड़ेगा। तो ये सारे अरब देश क्या करने में लगे हुए हैं? टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो यही इसका भी मकसद है, और इसे रियाद का नया चेहरा या दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार भी कहा जा रहा है। चलिए बताइए, अभी किस राज्य में खुलेगा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट? तो आंसर होगा गुजरात में। तो भारतीय ग्रुप है वेदांता और फॉक्सकॉन, ये मिलकर के गुजरात के अहमदाबाद के निकट है धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, वहां पे सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट ये स्थापित करेंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्र भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा निवेश होगा। कितने का होगा? 1,54,000 करोड़ रुपए का। ये भारत में सेमीकंडक्टर के लिए पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। आपको याद होगा, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा गुजरात। बताइए फिर, अभी हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा सिएटल सिटी। तो अभी 21 फरवरी 2023 को सिएटल सिटी ये जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है, और दक्षिण एशिया के बाहर इस तरह का कानून पारित करने वाला दुनिया का ये पहला शहर बन गया है। और इस कदम को सामाजिक न्याय और समानता लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा केरल हाईकोर्ट। तो अभी केरल हाईकोर्ट ने मलयालम में अपने 2 निर्णय प्रकाशित किए। अभी आपको याद होगा, हमने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया था। तो याद रखना, अब केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। जो हाईकोर्ट होते हैं, इनके जो फैसले होते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं, तो उसी के नीचे, अंग्रेजी के फैसले के नीचे ही मलयालम में फैसला अपलोड किया गया। और अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते हो तो आपके माइंड में क्लिक करा होगा, इसी तरह का एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, 50वें नंबर के। अभी उन्होंने ही ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था, जो अदालत के जो फैसले होते हैं अंग्रेजी भाषाओं में, उसको 4 भाषाओं में अनुवादित करेगा। और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हाईकोर्ट की पहली महिला जज ये कौन थी? ये अन्ना चांडी थी, केरल हाईकोर्ट से थी। कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। तो जैसे अभी केरल हाईकोर्ट आया होगा ना, आपके माइंड में ये प्रश्न आना चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, वो लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। वैसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही? फातिमा बीवी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस तो ये अभी तक कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है बीवी नागरत्न। वर्तमान में हमने कहा DY चंद्रचूड़ हैं, 50वें नंबर के हमारे, लेकिन पहले नंबर के कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। और याद रखना, देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी थी केरल की। वैसे ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। और अभी देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है नागालैंड की, जबकि राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू हुई। और देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात हाईकोर्ट में। चलो, गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम बताओ। और याद रखना, सिंगापुर के चीफ जस्टिस कौन है, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ये भारत आए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 73वीं वर्षगांठ थी। उस मौके पे हमने इनको इनवाइट किया था, तो ये भारत आए थे, तो इस कारण से पूछ सकते हैं। इनका नाम है सुंदरेश मेनन। वैसे अभी हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ जस्टिस थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, उनका भी नाम याद रखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसे नामित किया है? तो आंसर होगा अजय बंगा। अभी हमने पढ़ा भी था कि वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास,
उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। और इसी बीच अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अजय बंगा को इस पद के लिए नामित कर दिया है। और आप जानते हुए मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। और देखो, अगर वर्ल्ड बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके नाम पर मुहर लगाता है तो फिर ये इस पद पर नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन जाएंगे। अजय बंगा इनका नाम है। इन्हें 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। अच्छा, कुछ भारतीय मूल के महत्वपूर्ण नाम है जो कहीं ना कहीं सीईओ के पद पर हैं, जैसे कि सत्या नडेला, आप जानते हो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। सुंदर पिचई अल्फाबेट और गूगल के सीईओ हैं। अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ हैं। उसी तरह से एडोब कंपनी के हैं शांतनु नारायण, और अभी यूट्यूब के नए बने थे नील मोहन। और आप जानते हो वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और अभी वर्ल्ड बैंक ने अफ्रीका के काले गेंडों ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को भी जारी किया था। अच्छा, आप जानते ही हो वर्ल्ड बैंक ने कौन सी रिपोर्ट को जारी करना बंद कर दिया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। वैसे ये कौन कौन सी रिपोर्ट अभी जारी करता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। तो ये कुछ इंडेक्सेस हैं जिनको वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में आईटीआई लिमिटेड के सीएमडी कौन बने? राजेश रॉय। तो अभी राजेश रॉय को दूरसंचार विभाग के तहत एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है आईटीआई लिमिटेड, यानी कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका सीएमडी बनाया गया है। इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1948 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और अब सीएमडी बन गए हैं राजेश रॉय। आप जानते हो भी बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बने थे कौन? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और एक आईटी की प्रमुख कंपनी है कॉग्निजेंट, उसके सीईओ बने थे रवि कुमार। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने सुंदर रमन राममूर्ति। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का औषधि महानियंत्रक नियुक्त किया, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? तो आंसर होगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। तो याद रखना, अभी केंद्र सरकार ने डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का औषधि महानियंत्रक नियुक्त किया है। बाकी हमारे एशियाई डाक संघ के महानिदेशक कौन बने? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा एशियाई डाक संघ का बैंकॉक थाईलैंड में। और प्रवीण शर्मा ये भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अध्यक्ष बने थे। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है। वैसे जन औषधि दिवस हम मनाते हैं 7 मार्च को। आप बता सकते हो अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहां पर एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया? चलो इसका उत्तर आप ही दो। हिंट मैं आपको देता हूँ। हिंट क्या? मैं आपको बताता हूँ कि गुजरात में है। अब आप बताओ गुजरात में कहाँ पे? वैसे आयुष मंत्री हमारे सर्बानंदा सोनोवाल हैं, जिनके पास शिपिंग मंत्रालय भी है, ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में रक्षा सचिव का कार्यकाल जो है इसे अक्टूबर 2024 तक इसे बढ़ा दिया गया। रक्षा सचिव का नाम क्या है ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा अरमाने गिरिधर। तो हमारे रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने। इनका कार्यकाल अक्टूबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वैसे हमारे रक्षा मंत्री आप जानते हो राजनाथ सिंह है। इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछोगे तो लखनऊ है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। अभी भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने थे राजीव रघुवंशी। वैसे हमारे कैबिनेट सचिव कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गोबा है। विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है। होम सेक्रेटरी गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला है। और वैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोभाल है। अभी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछेंगे तो अनंत नागेश्वरन है। अच्छा ये बताओ, मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, 2024 से 2027 तक 4 साल के लिए जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको भी 2024 से लेकर 2027 तक यानी कि 4 साल के कार्यकाल के लिए जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में अभी इनको चुना गया है। अच्छा, अगर कैग की हम बात करते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसे संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया। आप जानते हो अभी हमारे 27वीं लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बनी थी? भारती दास बनी थी। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो 1919 में इसे स्थापित किया गया था। वर्साई संधि के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसी है, जिसे 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। और बात करें अभी इसके नए 11वें नंबर के प्रमुख कौन बने थे? गिलबर्ट होंगबो बने थे। ये टोंगो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और या यूं कहूं कि इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी हैं ये। बाकी अभी यूट्यूब के नए सीईओ बने थे, नील मोहन नाम है। और वावेल राम कलावन की बात करें तो ये भारतीय मूल के सेशल्स के प्रेसिडेंट बने थे। और इसी तरह से भारतीय मूल के लियो वरादकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। तो उनके भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के 80वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा विघ्नेश एन.आर। तो अभी विघ्नेश एन.आर ये भारत के 80वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पहले इनके भाई 2019 में 59 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। उनका नाम था विशाख एन.आर। और आप कह सकते हो भारत के चेस इतिहास में पहली बार है जब दो भाई ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए फिर बताइए, 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। मतलब पूरी दुनिया में, चाहे पुरुषों में हो चाहे महिलाओं में हो, किसी ने अभी तक 150 T20 इंटरनेशनल नहीं खेले हैं। ये पहली बनी है तो नाम इंपॉर्टेंट हो गया, हरमनप्रीत कौर नाम है। वैसे इनके नज़दीक हैं रोहित शर्मा, वे 148 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। अच्छा, वैसे आपको याद होगा अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय बनी थी। पहली भारतीय मतलब पुरुषों में भी पहली है और महिलाओं में भी पहली है। उनका नाम है दीप्ति शर्मा। दुनिया में वो 9वें स्थान पर है। और अभी महिला T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी? न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स। और इंग्लैंड की नेट साइवर का नाम जरूर याद रखना। अभी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको चुना गया। और महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुनी गई। और उसके अलावा राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी भी इनको मिली है। और वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया रेणुका सिंह को। तो ये नाम न्यूज़ में थे, याद रखना। और आप जानते ही हो अभी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब भारत ने जीत लिया है। पहली बार भारत ने कोई महिला आईसीसी टूर्नामेंट जीता है। इंग्लैंड को हराया था। कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में किस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर होगा भारत ने। तो 14वें एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने मलेशिया को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। और ये एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का कुल चौथा और वुमेन्स फोर्स इवेंट का दूसरा पदक है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 700 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं टिम साउदी। वे किस देश के हैं? न्यूजीलैंड आंसर होगा। तो न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान टिम साउदी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। वे अभी इंग्लैंड के बेन डैकेट का विकेट लेते ही न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। और अभी आपको याद होगा न्यूजीलैंड ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू किया था। वैसे आईसीसी के जो चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, वो भी तो न्यूजीलैंड से ही हैं। और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। और महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार देने वाला पहला देश आपका न्यूजीलैंड ही है। आपको याद है 2023 में जो फीफा महिला वर्ल्ड कप होंगे वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे। 2022 में जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे न्यूजीलैंड में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हराकर। चलो आपके लिए एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो अभी जेसिंडा अर्डन है वो तो हट गई, अभी न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उनका नाम बताइए। कैपिटल इसकी वेलिंगटन होती है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। बताइए आप, हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, बाफ्ता अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रमुख अभिनेता नामित किया गया? तो आंसर होगा ऑस्टिन बटलर को। तो अभी हाल ही में बाफ्ता अवार्ड्स 2023 की घोषणा की गई। बाफ्ता की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी आर्ट्स। ये इसका 76 नंबर का संस्करण है। 4 पॉइंट आप याद रखना। बेस्ट फिल्म चुना गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को, ये जर्मन फिल्म है। बेस्ट एक्टर चुने गए हैं ऑस्टिन बटलर एल्विस नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं कैट ब्लैंचेट
तार मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं एडवर्ड बर्जर इसी मूवी के लिए, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। तो इस बार का जो ये बाफ्ता अवार्ड है 2023 का, ये इसका 76 नंबर का संस्करण है। पहला कब हुआ था? 1949 में हुआ था। चलिए फिर बताइए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो आंसर होगा द कश्मीर फाइल्स। तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों की घोषणा अभी 20 फरवरी को कर दी गई, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है द कश्मीर फाइल्स ने। वहीं बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो रणवीर कपूर रहे ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए आर बाल्की को चुना गया, जबकि फिल्म ऑफ द ईयर चुनी गई है RRR। तो कम से कम ये पॉइंट्स तो आप याद रखना ही रखना। अगर मैं आपसे पूछूं 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था, तो आंसर होगा आशा पारेख को। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी फरवरी 2023 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। तो भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, जिनको अभी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने दिया है ये सम्मान। और कहाँ पे दिया? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। याद रखना, वे इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय भी हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इस पुरस्कार का ये दूसरा ही संस्करण है, 2021 में ये शुरू किया गया था, हर 2 साल में इसको दिया जा रहा है। तो मातृभाषाओं के संरक्षण, उनके पुनरुद्धार और विकास में असाधारण योगदान देने वालों को ये सम्मान दिया जाता है। तो याद रखना, इस बार मिला है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। आप जानते हो डॉक्टर ABK प्रसाद पत्रकार हैं ये। इन्हें अभी पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अभी स्वस्ति सिंह साइकिलिस्ट हैं, ये भारतीय साइकिलिस्ट हैं। 30वां एकलव्य पुरस्कार जीता इन्होंने। और सरगम कौशल की बात करें तो 2022 का मिसेज वर्ल्ड का खिताब इन्होंने ही जीता था। तो ये नाम चर्चा में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 2023 का ज्ञानप्पना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वी मधुसूदनन नायर को। तो अभी भारतीय कवि हैं वी मधुसूदनन नायर। इनको गुरुवायूर देवस्वोम के द्वारा स्थापित ज्ञानप्पना पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार के रूप में इन्हें 50,001 रुपये और एक सोने का लॉकेट और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। तो वी मधुसूदन नायर की बात करें, इनको साहित्य के क्षेत्र में उनके समग्र योगदान को देखते हुए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप जानते हो भी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला था अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर के लिए चुना गया डॉक्टर पेगी मोहन को। और लेखक हैं के वेणु, इनको फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। चलिए फिर बताइए, हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? सज्जन जिंदल ने। तो JSW ग्रुप के CMD हैं सज्जन जिंदल, जिनको अभी EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में सम्मानित किया गया है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, अभी सोल ऑफ स्टील चैलेंज ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? उत्तराखंड में। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी जनवरी की ही बात है, प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2022 ये मिला था जिंदल स्टील एंड पावर को। और चलो बताओ, अभी किस नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च हुआ था? तो आंसर होगा कल्याणी फेरेस्टा। इसे पुणे के कल्याणी ग्रुप ने बनाया। और पूरे विश्व में अगर बात करोगे स्टील के उत्पादन में, तो चाइना टॉप पर है और दूसरे स्थान पे भारत है। आपसे एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि देश के स्टीलमैन के नाम से फेमस कौन थे जिनका भी निधन हो गया? तो आंसर होगा जमशेद J ईरानी। और बताओ, देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ पे हुआ? गुजरात के सूरत में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD कौन बने थे? अतुल भट्ट बने थे। और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में है। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये कहाँ पे बनाया गया? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन भी यही हैं सज्जन जिंदल। अच्छा, वैसे स्टील मंत्रालय ये किसके पास आ गया? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास आ गया। बाकी रिकी केज ये बंगलुरु के संगीतकार हैं और तीसरी बार ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय भी ये बने थे। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रेमी अवार्ड। अभी फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था राजेंद्र पवार को। और 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे।
चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 फरवरी को। तो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता फैलाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, यानी कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। और इस दिन को मनाने का विचार ये बांग्लादेश की एक पहल थी। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। अभी उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑनलाइन ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया था। ये करेगा क्या? ये अदालत के जो फैसले होते हैं वो अंग्रेजी भाषाओं में होते हैं, तो उसको 4 भाषाओं में अनुवाद करेगा। कौन कौन सी 4 भाषाएं हैं वो? हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल में। और आप जानते हो संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं। शुरुआत में कितनी थी? 14 थी। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसने शुरू किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। फिर बताइए, विश्व स्काउट दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 फरवरी को। तो विश्व स्काउट दिवस ये हर साल 22 फरवरी को दुनिया भर में लाखों बॉयज स्काउट्स के द्वारा मनाया जाता है। ये दिन बॉय स्काउट मूवमेंट की स्थापना करने वाले लॉर्ड रॉबर्ट बैडेन पॉवेल के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? आवर वर्ल्ड, आवर इक्वल फ्यूचर, द एनवायरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी। और इस दिन को गर्ल स्काउट्स के द्वारा दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 फरवरी को। तो हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य लोगों को केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के महत्व से रूबरू करवाना है। वैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की बात करेंगे, स्थापना होती है 1 जनवरी 1964 को। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन है विवेक जौहरी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ओपी कॉली का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात के पूर्व राज्यपाल रहे और बीजेपी के दिग्गज नेता ओपी कॉली का भी 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 2014 से लेकर 2019 तक गुजरात के 19वें राज्यपाल थे। अच्छा, वैसे अभी गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? उत्तर दो कमेंट बॉक्स में। फिर बताइए, फरवरी 2023 में डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो आंसर होगा मोहिनीअट्टम। तो विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनीअट्टम प्रतिपादक डॉक्टर कनक रेले का भी निधन हो गया। उन्होंने नृत्य अनुसंधान के लिए नालंदा डांस रिसर्च सेंटर और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना की थी। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, कालिदास सम्मान और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तक मिल चुका है, पर अभी हाल ही में उनका निधन हो गया। देखो, शास्त्रीय नृत्यों की बात हुई है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस है हमारे। कौन कौन से हैं और कहाँ से हैं, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु से है। कथक की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश और मध्य भारत का है। कथकली आपका केरल का है और केरल का ही मोहिनीअट्टम है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। बाकी ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है और सबसे नवीनतम है सतरिया जो कि असम का है। अगर मैं आपसे पूछूं शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, तो वो 6 हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? तमिल सबसे पुरानी है, 2004 में दर्जा मिला था। उसके बाद संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर होगा वर्सुनी। तो याद रखना, अभी फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेज ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर वर्सुनी कर दिया है। फिलिप्स का हेडक्वार्टर आपको नीदरलैंड में मिलेगा। फिर बताइए, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम किनके नाम पे रखा जाएगा? तो आंसर होगा सीडी देशमुख। और ये कौन है? ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे और उन्हीं के नाम पे मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है? चिंतारमन द्वारकानाथ देशमुख। वे 1943 में आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे, पहले भारतीय गवर्नर बने थे।
वैसे आरबीआई की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और उस समय इनके गवर्नर, या यूं कहूं कि पहले गवर्नर कौन बनाए गए थे, ऑसबॉर्न स्मिथ बनाए गए थे। दोनों में ध्यान रखना, पहले गवर्नर पूछेंगे तो ऑसबॉर्न स्मिथ है, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर पूछेंगे तो सीडी देशमुख है। और उन्हीं के नाम पे अभी मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की? तो आंसर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक। अब ये क्या है? देखो, पहले आप बैंक गारंटी को समझो। मान लो मैंने आपसे पैसे उधार लिए, तो क्या आप मुझे उधार दोगे? आपके मन में डर रहेगा, कहीं मैंने लौटाए नहीं तो, कहीं मैं आपके पैसे खा के भाग गया तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं आपको बैंक से गारंटी दिलवाता हूं कि अगर भैया मैं पैसे नहीं दे पाया, मैं भाग गया, तो कुछ भी हो जाए, ये बैंक आपको आपका पैसा दे देगा। तो यही है बैंक गारंटी, यानी कि बैंक का वादा। ठीक है, अब इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक लगा दिया, मतलब ये जो बैंक गारंटी है ये पेपरलेस हो गया। मतलब बैंक गारंटी से रिलेटेड जो भी काम होगा, जो पहले पेपर वर्क हुआ करता था, अब डिजिटल हो गया। इसका फायदा क्या होगा? बैंक गारंटी जारी करने में कम समय लगेगा, पहले 3-4 दिन लगते थे, अब कुछ घंटों में ही हो जाएगा। डॉक्यूमेंट भी सेफ रहेंगे, धोखाधड़ी भी नहीं हो पाएगी, पहले कोई नकली कागज बना के लिया इस तरह से कुछ लूट खसोट हो जाए तो यह है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, आप समझ गए होंगे। वैसे तो काफी सारी बैंक हैं जिन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को अभी शुरू कर दिया, लेकिन प्रश्न यहीं से बनेगा कि पहला बैंक कौन सा था इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को जारी करने वाला? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। ये जरूर याद रखना। आईडीएफ इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1937 में, हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और इसी साल इसके अभी एमडी सीईओ बने थे अजय कुमार श्रीवास्तव। इसकी टैगलाइन होती है गुड पीपल टू ग्रो विथ। आपको याद है एसबीआई ने भी उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की थी। कैनरा बैंक के अभी नए एमडी सीईओ बने थे कौन? के सत्यनारायण राजू। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। ये न्यूज में थे, सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, सुजलाम सुफलाम जल अभियान का 6ठा संस्करण ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर होगा गुजरात में। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। अभी इन्होंने ही गुजरात के गांधीनगर के खोरज में सुजलाम सुफलाम जल अभियान का 6ठे चरण को शुरू किया है। क्या है ये सुजलाम सुफलाम जल अभियान? तो इसका उद्देश्य है भूजल स्तर को बढ़ाना और वर्षा के जल का अधिक से अधिक उपयोग करना। तो इसमें झीलों को गहरा किया जाएगा, जो डैम हो गए, जो तालाब हो गए, उनका निर्माण किया जाएगा, नहरों की सफाई होगी, और इसी तरह के कई विकास कार्य किए जाएंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, भारत और किस देश के बीच एफ इंडेक्स 2023 का आयोजन होता है? तो आंसर होगा अफ्रीका। तो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में ये एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है एफ इंडेक्स। देखो, एफ मतलब अफ्रीका, आईएनडी मतलब इंडिया, और एक्सरसाइज मतलब अभ्यास। 2023 में ये इसका दूसरा संस्करण है, जो कब से कब तक होना है? तो आंसर होगा 21 से लेके 30 मार्च तक। कहां पे? पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। और इस बार इसमें 20 अफ्रीकी देश हिस्सा लेंगे। इसका जो पहला संस्करण है वो 2019 में हुआ था, वो भी यहीं पे हुआ था, पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2023 में जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हुए हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे। देखो, सबसे पहले जापान के साथ हमने एक्सरसाइज किया था, वीर गार्जियन एक्सरसाइज। कहां पे? जापान में। और वैसे अभी जापान के साथ हमने एक और एक्सरसाइज कर लिया, धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज, वो भी हमने जापान में ही किया। हमने अभी मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ पहला सैन्य एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है साइक्लोन 1। कहां पे? राजस्थान के जैसलमेर में। फ्रांस के साथ हमने वरुण एक्सरसाइज किया। कहां पे? पश्चिमी समुद्री तट पे। और हमारी भारतीय वायुसेना ने अभी प्रलय नाम से एक्सरसाइज किया था पूर्वोत्तर भारत में। और भारतीय नौसेना ने भी आंध्र प्रदेश में एम्फेक्स 2023 नाम से एक एक्सरसाइज किया था। अभी भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार नाम से एक्सरसाइज किया पश्चिम बंगाल में। और अभी भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स 2023 नाम से एक्सरसाइज किया हिंद महासागर में। अभी तारकश नाम से एक एक्सरसाइज हुआ था। कहां पे? चेन्नई में। किस किस के बीच? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच में। अभी हमने डस्टलिक नाम का एक्सरसाइज भी किया उज्बेकिस्तान के साथ में। कहां पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो 2023 में अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज हुई है जनवरी और फरवरी में आज तक, वो सारी मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। अब अगर 2022 में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई है वो आप रिवाइज करना चाहते हो तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं। वो कहां मिलेगा आपको? प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज सेक्शन में जाओगे तो ये ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए,
अभी फरवरी 2023 में किसने अंतरिक्ष में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए खाली सोयूज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो आंसर होगा रोसकॉस्मोस। तो रशिया की स्पेस एजेंसी है ये रोसकॉस्मोस, जिसने अंतरिक्ष में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए एक खाली सोयूज अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, यानी कि उसे लॉन्च किया। तो अंतरिक्ष में 3 अंतरिक्ष यात्री ये फंसे हुए थे। क्यों? क्योंकि सोयूज MS-22 कैप्सूल से कूलेंट जो है उसका रिसाव हो गया था, लीक हो गया था, जिसके कारण वे अंतरिक्ष में अटक गए। उसके बाद अब ये सोयूज अंतरिक्ष यान गया है उन लोगों को लेने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा शुरू किया था, और अभी तुर्की और सीरिया में भूकंप आ गया था, तो वहां पे मदद करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑपरेशन है वो। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, देखना। बताओ, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अगस्त 2023 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहां पे होगा? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो इस साल अगस्त 2023 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया जो है वो मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करेगा। ये मालाबार एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? जो क्वाड देश है, यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच। पिछला वाला 2022 में हुआ था, नवंबर में जापान में हुआ था वो। और वैसे आपको बता दूं, 2023 में जो क्वाड समिट है वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही होगी। पिछली वाली 2022 वाली क्वाड समिट वो टोक्यो जापान में हुई थी। और 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो भी ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और 2032 में जो समर ओलंपिक्स होंगे वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही होंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। और यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। प्यासी भूमि का देश इसी को कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑस इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं। पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज का आयोजन करता है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें भारत पार्टिसिपेट करता है। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे।